Welcome back to Basifat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe my channel, give likes, give comments, share the links of the videos, and don't forget to hit the bell icon for knowing the notification of new videos. Today, in this video, we are going to discuss the last part of the digestive system, that is a nutritional and digestive system disorders. हम इस वीडियो में अब तक हमारे पूरे जो स्टार्टिंग वीडियोस हमने देखे, जिसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, देन वी हैव सीन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, then in next video we will discuss the digestive gland structure and the function, then in next video we have discussed the physiology of a digestion in different parts of the alimentary canal. Now this is the last part of that concept of digestion, nutrition, that is the nutritional and digestive system disorders. So let's begin. First of all, what is the balanced diet? हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि हम बार बार आप सुनते हैं कि बैलेंस डाइट चाहिए, तो व्हाट इज द बैलेंस डाइट? एक्चुअली द बैलेंस डाइट इज नथिंग बट द डाइट दैट हेल्प्स टू मेंटेन, एक ऐसा खाना जो आपको मदद करता है मेंटेन करने में आपकी हेल्थ को, या फिर आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसा फूड है, रोजाना का फूड, जिसके अंदर आपको पूरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जिसमें सही क्वांटिटी में फ्लूइड होना बॉडी के रिक्वायरमेंट में, सही क्वांटिटी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, एंड इतना फूड जिससे प्रॉपर एडिक्वेट कैलोरीज आपको मिले। याद रखिए, ऐसा फूड जिससे आपको रोज के प्रॉपर कैलोरीज मिले। So let's discuss the different terms, अलग अलग टर्म्स है जो आपको और आगे आने वाले हमारे चैप्टर वीडियो में काफी हेल्पफुल मिलेंगे। So number one is what is undernourished, what is overnourished, and what do you understand by the malnourished। ये तीन वर्ड है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। पहला है अंडरनरिश्ड। अंडर यानी के नीचे, यानी नरिशमेंट जितना होना चाहिए उससे बिल्कुल कम, लेस देन मिनिमम, मिनिमम से भी कम अगर अमाउंट में अगर किसी इंडिविजुअल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ नहीं हो रही, उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, यानी नॉर्मल रेंज में जितने होना था उससे भी कम जब होते हैं तब उसे अंडरनरिश्ड कंडीशन कहते हैं। सेकेंड है ओवरनरिश्ड। अब कुछ लोग या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते कि इतना न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि इतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कि जो नॉर्मल रेंज बॉडी को चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिल जाते हैं। नॉर्मल रेंज कहीं के लिए, एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं बहुत क्वांटिटी का इंटेक होना न्यूट्रिएंट्स का, उसे कहते हैं ओवरनरिश्ड। और मालनरिश्ड में क्या किया जाता है? अब ये तीसरा देखिए, अजीब है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो फूड के सप्लाई किए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, या फिर इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड होते हैं। कई के लिए जितना प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर हेल्थ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, उससे यानी पहले वाले में क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही बहुत कम मिल रहा है, मिनिमम लेवल से, यहाँ बहुत ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ मिल तो रहे लेकिन इम्बैलेंस्ड होते हैं। यानी कुछ लोग को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की आदत होती है, कार्बोहाइड्रेट भूल गए, विटामिन भूल गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भूल गए, यानी कुछ एक को बहुत ज़्यादा खा रहे, या फिर इम्बैलेंस्ड होता है। इस कंडीशन को मालनरिश्ड कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैलोरीज। जनरली हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कितने कैलोरीज है, कितने कैलोरीज, हमने इतने कैलोरी का ये फूड है, इतने कैलोरी इसमें मिलती है। तो व्हाट इज एक्चुअली द कैलोरी? यू शुड नो द व्हाट इज अ कैलोरी। Actually, the calorie is nothing but the amount of heat liberated by a complete combustion of 1 gram of food। 1 ग्राम फूड को पूरी तरह से बर्न करने के बाद इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, यह बॉम्ब कैलोरीमीटर देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर गिना जाता है कि एक
1 ग्राम के फूड को, वो फूड प्रोटीन हो या फूड फैट हो या जो भी हो, उसको बर्न करने के बाद कितनी कैलोरी एनर्जी निकलती है, वो जो गिना जाता है उसे कहते हैं दैट कैलो एनर्जी, इट इज कॉल्ड द ग्रॉस कैलोरीफिक एनर्जी। ग्रॉस एनर्जी से कहेंगे कुल एनर्जी इतनी उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरी। नाउ कुछ एक चार्ट है आपके सामने जिसके अंदर हर एक को एज के हिसाब से, उसके बॉडी कल फिजिकल स्टेटस के हिसाब से उसको उतने कैलोरीज रोजाना मिलने चाहिए। जैसे कि कुछ आप यहाँ पर देखेंगे कि एक 2 से 8 साल का बच्चा जो कि बिल्कुल इनएक्टिव है, घर में बैठा है, गेम खेल रहा है, एक जगह बैठा हो, उसको कम से कम 1000 से 1400 कैलोरीज चाहिए। एक बच्चा उसी के एज का है लेकिन वो काफ़ी एक्टिव है तो उसको 1000 से 2000 यानी डबल कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। एक फीमेल जो कि 9 से 13 साल के, जिसको 1400 से 2200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही अगर मेल एज का है, सेम एज का मेल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। यानी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि फीमेल से ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट मेल की है। कुछ हमने हाईलाइट किए, एक एक्टिव मेल जो कि 14 से 30 साल का है, अभी फीमेल भी है और ये भी मेल है। देखिए यहाँ पर उसको 2800 से 3200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ लोग जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम हाईएस्ट रेंज यहाँ पर कहाँ जा रही है, 3200 कैलोरीज तक जाना चाहिए। और एवरेज जो होती 2 से 3000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट डेली के फूड से मिलना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम तो कह रहे हैं कि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड को बर्न करने के बाद, कंबशन होने के बाद इतनी ग्रॉस एनर्जी निकलती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी निकलती, यानी वो तो होगा एक ग्रॉस वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर कोई भी व्हीकल जब हम 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर परचेस करते हैं तो कंपनी एक एवरेज बोलती है कि ये जाएंगी 50 किलोमीटर पर लीटर की जो तो इसका एवरेज है, लेकिन एक्चुअली जब हम उसको रोड पर रन करते हैं तो वो उससे कम आता है। वैसे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, वो जैसे कि अगर फैट का हम कैलोरीमीटर में अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में काउंट करते हैं तो वो 9.45 निकलती है किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन वहीं अगर एक्चुअल वैल्यू हम देखते हैं, अगर कोई ह्यूमन उसको यूज करता है और उसका कंबशन हो तो उसे 9.4 यानी कम निकल रही है। वैसे प्रोटीन के साथ भी एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू जो है 5.65 है और एक्चुअल वैल्यू ओनली 4.0 है। वही कार्बोहाइड्रेट में भी हम देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू जो एनर्जी की है तो वो 4.1 है, लेकिन एक्चुअल जब होती है फिजियोलॉजिकल इवेंट के बाद तो वो 4.0 ही किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। Now we are going to move towards the nutritional disorders and as well as the disorders of digestive system. ये इनिशियल जो कंसेप्ट है आपको समझना चाहिए था कि कैलोरी किसे कहते हैं, नरिशमेंट किसे कहा जाता है, अंडर नरिश किसे कहते हैं, ओवर नरिशमेंट किसे कहते हैं, माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्विच दिस। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि अलग अलग डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया जाता है अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल व्हाट ही कंज्यूम्स, वो रोजाना क्या खाना खाता है। दूसरा है उसके बॉडी के ऑर्गन्स की कंडीशन क्या है, यानी वो मान फंक्शनिंग की वजह से या काम करते करते खराब हो गए, वो कंडीशन पे भी हम उसको कैटेगराइज करते हैं। नाउ अगर कोई इंडिविजुअल इनटेक जो प्रोटीन कर रहा है, अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं, इनएडिक्वेट क्वांटिटी में अगर इनटेक कर रहा है प्रोटीन, तब उसको प्रोटीन से मिलने वाली जो एनर्जी थी वो पूरी नहीं मिल रही, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, प्रोटीन इम्बैलेंस मिलने की वजह से प्रोटीन से जितनी उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो जब कम हो जाती है तब उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम देखने वाले द 2 डिसीजेस। नंबर 1 इज क्वाशियोरकर जो कि प्रोटीन के कमी से हो रही है, दूसरी है मरासमस, वो भी प्रोटीन की कमी से है। अब हमको कंपैरेटिवली देखना है कि दोनों भी प्रोटीन है, लेकिन क्या डिफरेंसेस है दोनों, क्या सिम्टोमेटिक डिफरेंसेस है, हम उसको कंपेयर करें। लेट्स मूव। नंबर 1 और इसके साथ साथ एक चीज हम यहाँ बोल रहे हैं कि
प्रोटीन तो है ही, जो कि प्रोटीन ना मिलने से ये क्वाशियोरकर मरास्मस हो रहा है, लेकिन कभी कभार इसके साथ कुछ एसोसिएटेड होते हैं मिनरल्स है, जैसे कि विटामिन है। अगर ये भी इनके साथ ना मिले सही क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिले डाइट से, तो भी ये क्वाशियोरकर मरास्मस को कॉज करने में सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 इज क्वाशियोरकर। ये जनरली एक ऐसा प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है जो कि जनरली 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों में हमको देखने को मिलता है। ओके, एक रेंज है एज की। इनमें जो बच्चे होते हैं, इनके सिम्टम्स ये है कि ये एक तो इनका वजन एज के हिसाब से जो वेट होना चाहिए, आप देखिए गोल करिए, एज के हिसाब से वेट एक चार्ट है और हाइट का भी एक चार्ट है। यानी अगर बच्चे के 1 साल चढ़े तो उसका कितना वजन होना और उसकी कितनी एवरेज हाइट होना ये तय है। अगर उससे देखें नॉर्मल बच्चों से, तो इनकी वेट कम होता है और इनकी ग्रोथ भी कम होती है, यानी दूसरे बच्चों की हाइट और बॉडी का साइज अच्छा होता है, इनके अंदर थोड़ा कम हमको नजर आता है। नेक्स्ट, दे शो द पोर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। इनके अंदर ब्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रंटल पार्ट है, देन पैराइटल पार्ट है, देन टेम्पोरल पार्ट है, ऑसिपिटल पार्ट है, ये हर पार्ट लोब अलग अलग काम करता है, तो इनके जो मेंटल फैकल्टीज है वो ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। देन ये बच्चों में अक्सर भूख नहीं लगती, ये बच्चों में एक की लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है कि इनकी भूख मर जाती है। इनके सामने खाना जबरदस्ती मिलाओ तो ये खाते नहीं, जबरदस्ती खिलाने के बाद रो रो कर खाते, तो ये एक सिम्टम है। देन दे सफर फ्रॉम द एनीमिया। इनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। बताए जब डाइट ही कम हो गई, न्यूट्रिएंट्स ना मिलने से, ये एपेटाइट लॉस होने से इनका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, नॉर्मल रेंज जो है वो उससे कम हो जाती है, तो दे सफर फ्रॉम द एनीमिया। दे आर हैविंग द डिफरेंट, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि इनका पेट फुला हुआ दिखता है। देखो जनरली ये भूख नहीं है इनको, इनका ग्रोथ कम हो रही है, अंडर वेट होते हैं, लेकिन पेट देखे तो ऐसा लगता है कि बहुत खाया इसने। नहीं, ये सिम्टम है क्वाशियोरकर कि इनकी बेली जो है तो बाहर की तरफ दिखती है, प्रोट्रूडिंग बेली जिसे हम कहते हैं। देख रहे हैं इस वीडियो फोटोग्राफ में आपको देखेंगे यहाँ पर, ये है, दिस इज द बेली, ये प्रोट्रूडिंग हो गई यहाँ पर, ये बाहर निकल गई, ये सिम्टम है इसका। देन इनके पेट इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इनके पैर हम देखते हैं तो काफी बारीक गाड़ियों जैसे सिलेंड्रिकल होते हैं। अब यहाँ देखिए एक नॉर्मल बच्चे के पोस्चर में और बॉडी के शेप में स्ट्रक्चर कैसा है, और एक क्वाशियोरकर का पेशेंट देखो, पहले आउटवर्ड प्रोट्रूड हुई, बाद में नेक का पोस्चर देखिए, पीठ का पोस्चर देखिए, इनके हाथ और पैर काफी बारीक हो जाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसके हाथ और पैर कितने बारीक है एज कम्पेयर टू द बेली। देन नेक्स्ट सिम्टम, द आईज दे बिकम द बल्जिंग, यानी कि आंखें मोटी मोटी हो जाती है, ऐसा लगता है कि घूर रहा है। देन दे ऑल्सो हैविंग द ओडेमा ऑन लेग्स एज वेल एज ऑन अ फेस। अब ओडेमा क्या होता है कि सबक्यूटेनियस यहाँ पर एक फ्लूइड जमना शुरू होता है स्किन के नीचे, जिसकी वजह से ये इनके पैर या इनका चेहरा मोटा दिखना शुरू होता है। लेकिन अगर उस पर आप उंगली रख दो या उसको दबा दो और छोड़ दो तो ऐसे निशान दिखना शुरू होते हैं। अगर ये फैट होता, पूरा सबक्यूटेनियस फैट, तो ऐसे फिंगर के इंप्रेशंस नहीं दिखते। जिसमें ये दिख रहे, इसका मतलब वो ओडेमा से सफर कर रहा है। तो ये सिम्टम्स क्वाशियोर के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। देन देयर इज अ चेंज इन स्किन कलर एंड हेयर कलर। इनके जो हेयर का पैटर्न होता है, स्किन का कलर होता है, वो यहाँ चेंज होना शुरू होता है ड्यू टू द मालफंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि प्रोटीन की कमी से है, जिसे हम कहते हैं मरास्मस। तो मरास्मस में आप क्या कंपेयर करना है आपको, जो हमने क्वाशियोरकर के सिम्टम्स देखे और अब मरास्मस देखने वाले, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। नाउ ये जो होता है जनरली इट इज फाउंड, और ये एक माल फंक्शनिंग डिसऑर्डर है जो कि हमको जनरली 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, वो 1 साल से ऊपर के बच्चों में था, ये 1 साल से कम के अंदर हमको देखने को मिलता है। जनरली ये डिसीज के साथ यानी प्रोटीन तो कम हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते कि टोटल जो फूड की कैलोरिक वैल्यू मिलना चाहिए उसको नहीं मिलती। जनरली प्रोटीन तो उसको कम ही मिल रहा है, लेकिन जो टोटल कैलोरिक वैल्यू है, दिस इज द ग्रॉस वैल्यू,
ये टोटल कैलोरिक वैल्यू जो उसको मिलना था, यानी एवरेज या फिजियोलॉजिकल है जो 9 पॉइंट या 4.0 कार्बोहाइड्रेट मिलना था, प्रोटीन मिलना था, फैट मिलना था, मिनरल्स मिलना था, इनसे जो एनर्जी, कैलोरिक एनर्जी वैल्यू निकलने वाली थी वो भी इसको कम मिलती है। ये भी उसका कपल यानी इसके साथ में। देन सिम्टम्स ऑफ दिस मारस्मा पेशेंट के जो होते हैं, तो इनके एक तो फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, ऑब्वियसली जब प्रोटीन नहीं है तो इनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, फिजिकल नहीं होती है, इनके मेंटल रिटार्ड यानी मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं होता, ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं होता। देन इनकी स्किन के नीचे का जो फैट है जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, डिसअपियर, जिसकी वजह से ये देखिए आप पेशेंट देखने को समझ में आएगा इसकी स्किन के नीचे बिल्कुल ही फैट नहीं है सबक्यूटेनियस, जो कि कवशयोर के अंदर का हमने नहीं देखे थे। ओके, देन इनके रिब्स बिकम द प्रोमिनेंट, इनकी पसलियां जो है इतनी साफ दिखना शुरू होती है। आप देखिए यहाँ पर ये पेशेंट है जिसमें इसकी फसलियां बिल्कुल क्लियर दिख, क्यों? क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यहीं देखिए ये कवशयोर का पेशेंट है जिसमें इसके रिब्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है। कुछ पेशेंट्स में दिखते हैं बट नॉट, क्योंकि इनके अंदर सबक्यूटेनियस फैट कुछ हद तक है, लेकिन यहाँ पर ना होने से ये रिब्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। देन इनके हाथ, पैर, स्किन काफी, स्किन तो फैट ना होने से ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, थीन हो जाती है, और हाथ और पैर तो काफी बारीक हो जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, आपको यहाँ दिखा देती है कि कितने देखा भी इसका हाथ देखिए, ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली सिर्फ बोन है, इसका चेहरा देखिए तो ऐसे ये है ह्यूमरस बोन, बिल्कुल सिर्फ बोन दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। ये बिकम द थीम। इनका वेट, अब ऑब्वियसली इनका वेट कहाँ से बढ़ने वाला है? इनके डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होने वाला, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता। इसकी वजह ये होती है कि कंटिन्यूसली इनके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये स्लोली ग्रेजुअली अपना काम करना कम करते और कम करते करते ये जो टोटली हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ही स्टॉप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एट्रोफी ऑफ द ग्लैंड्स। देयर इज नो ओडेमा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ, दो डिफरेंस तो बहुत क्लियर है। एक तो इनके रिब्स प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए क्लियरली दिखते हैं। दूसरा, इनके अंदर ओडेमा नहीं होता। जैसे कि हमने कवशयोर के अंदर देखे थे कि यहाँ पर ओडेमा, देखिए दिस इज द ओडेमा का एक सिम्टम है, जहाँ पर आपको पैर सूजा हुआ दिखता है, लेकिन उंगली आप हाथ से प्रेस कर लो, हटा दो तो वहाँ पर उंगली के निशान दिखते हैं। ऐसा सिम्टम्स इन पेशेंट्स में नहीं दिखता मरास्मस के अंदर। देन मरास्मस होने के रीजन क्या है? पहला रीजन है कि एक तो इन बच्चों को सही न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल रहा। दूसरा रीजन है गरीबी और काफी बड़ी फैमिली होना, ज्यादा बच्चे होना एक घर में, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कम से कम 2 साल 2.5 साल का जो गैप होना चाहिए, तो वो गैप भी इनके अंदर कम होता है। गैप कम होने की वजह से इनका जो ब्रेस्ट फीडिंग उसके मदर से मिलने वाली थी वो जल्दी टर्मिनेट करती है, क्योंकि एक बेबी का भी उसके मिल्क फीडिंग का टाइम था, दूसरा बेबी बर्थ हो गया तो इसकी फीडिंग छुड़ाकर उसकी शुरू कर देते हैं, और उसको फिर वहाँ पर सब्सटीट्यूट में वहाँ पर डाइल्यूटेड मिल्क दिया जाता है, यानी जैसे कि गाय का, भैंस का दूध, उसमें पानी डालकर पतला कर उसको पिलाएं। ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से उस बच्चे में प्रॉपर कैलोरिक वैल्यू जो मिलना था वो नहीं मिल पाती, और ये हमको पेशेंट में मरास्मस पेशेंट देखना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब इसको माल न्यूट्रिशन होने से, कमजोरी होने की वजह से ये अब क्या हो गया, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पेशेंट बन जाता। अपॉर्चुनिटी यानी हर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है इसके ऊपर जाकर हमला करने के लिए। ये बड़े आसानी से बीमार पड़ जाता है, अक्सर बीमार पड़ते रहता है, इसके लिए इसकी कंडीशन हमेशा वर्स्ट हो जाती है ऐसे बच्चे की, बार बार बीमार होते रहता है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा है, अगर उसको हम प्रॉपर डाइट दे, अगर वो मरास्मस का पेशेंट बन भी गया, अगर उसको प्रॉपर डाइट मिलते गई, फिर से उसको प्रोटीन पूरे कैलोरिक वैल्यू मिल रही है, तो ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है, वो बच्चा वापस अच्छा हेल्दी हो सकता, यानी प्रॉपर डाइट इज वेरी। The next disorder, digestive disorder, is indigestion. What is indigestion? Indigestion is nothing but
ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ज़्यादा खाना खाने की वजह से बॉडी के अंदर जो डाइजेशन कराने वाले एंजाइम्स होते वो पूरी तरह से ना बनना, स्पाइसी फूड खाने से, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी डिस्कम्फर्ट फीलिंग आती है। ये अलग अलग ही सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स को ही हम इंडाइजेशन कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि खाना खा तो लिया गया लेकिन वो ऐसा खाना खा लिया तो जिसका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, यानी उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ या फूड पॉइजनिंग हो गई, बाहर का कुछ खाने में आ गया। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन की वजह से क्या क्या हमको सिम्टम्स होते हैं? पहला है उसकी भूख कम होना शुरू होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। दूसरा, उसके बॉडी के अंदर एसिड का जो लेवल है, सिक्रीशन, देखो एसिड कहाँ होता है? स्टमक के अंदर सिक्रीशन किया जाता है, क्योंकि एक तो ज़्यादा फूड आने की वजह से उसको डाइजेस्ट कराने के लिए ज़्यादा ग्लैंड सिक्रीट करते हैं HCl का, और HCl का लेवल जब बढ़ता है तो वो रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ स्पिंक्टर से आता है, उसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स होना, एसिड का लेवल रिवर्स होना शुरू होता। और इसी की वजह से वी आर हैविंग द सेंसेशन ऑफ हार्ट बीटिंग, पर जलन सी महसूस होना शुरू होती, हार्ट बर्न होता है। फिर आप सबको पता है कि रिगर्जिटेशन भी होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि खाना वापस आना, रिवर्स मसल्स का, पेरिस्टाल्टिक मसल्स का प्रोसेस होना, और खाना एक फ्लो होने के, नीचे होने के बजाय ये ऊपर की तरफ खाना आना शुरू होता है क्योंकि स्पिंक्टर खुलना शुरू होता है। अपर एब्डोमिनल पेन होता है, स्टमक में भी पेन होना यहाँ पर सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इससे बचने के कुछ तरीके, इंडाइजेशन से अगर प्रोसेस से बचना है तो ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए, यानी ज़्यादा क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा ना खाएं। दूसरा है, खाना खाते ही बास लोग फौरी लेट जाते सो। अब तो क्या होगा, ट्रेंड होगा रात भर जगने का, लेट सोने का। तो ये क्या करते हैं कि लेट खाना खा रहे, 10 के बाद 11 के बाद खा रहे और वापस आधे घंटे के अंदर सो जा रहे। और हमने देखे कि कम से कम 3, 4 से 5 घंटे पेट में खाना होता है स्टमक के अंदर, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में, तो वहाँ उतना टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलता। कुछ लोग को बहुत स्पाइसी फूड खाने की आदत होती है, वो भी बचना चाहिए। तले हुए यानी ऑयली है, जंक फूड, आइए आजकल का तो ट्रेंड बन गया। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ एक फोटोग्राफ आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये पूरे फूड को जंक फूड कहते हैं, जिसके अंदर आप खुद देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें आज मार्केट में यही मिल रही है जो इजीली अवेलेबल होती है। एक्चुअली दिस आर द फास्ट फूड जो कि इमीडिएटली आपको मिलता है, आप कहीं भी भूखे रास्ते में ट्रैवलिंग में ले लेते, खा लेते, कॉलेज में ले लेते, खा लेते। तो ये जंक फूड नुकसान है, ये डाइजेशन के प्रोसेस को ख़राब करता है। नेक्स्ट है द स्मोकिंग एंड एज वेल एज द अल्कोहल कंजप्शन। अगर ये सब चीज़ों से हम बचते हैं तो डेफिनेटली वी कैन रिकवर फ्रॉम द digestive disorder, that is the indigestion. Now next is the constipation. ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द रिडक्शन इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, कि रोजाना जो बॉडी के अंदर से डिफिकेट होना चाहिए वो हफ्ते में एक मर्तबा हो रहा है, यानी क्या हो रहा, डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज को ही कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी रोजाना बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलना था, रोजाना हर डे, डेली कम से कम मिनिमम 1 टाइम, वो रिड्यूस होकर वीकली 1 टाइम होगा। ऐसी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि पेट फूलना शुरू होता है, क्योंकि खाना बाहर निकल रहा नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा तो जमना शुरू होता है, और चांसेस कभी कभार वहाँ पर परफोरेशन की वजह कि इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है परफोरेशंस, अल्सरिक जैसे क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर वो सिम्टम देखने शुरू होते हैं। इसकी वजह क्या है कॉन्स्टिपेशन की? एक तो है कोलोनिक इफेक्ट, यानी मोबिलिटी, जो कोलान होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, जिसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड फूड सरकते 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 इस एंगल में, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग, यानी ब्रेन का कंट्रोल। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? अब यहाँ देखिए, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की एक नर्व जिसे हम वैगस नर्व कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये रीजन पर पॉइंट पर यहाँ पर भी आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि यहाँ से कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिसके से यहाँ फूड पास होता है, और यहाँ से इसके साथ वाले, इसके जो ऑर्डर से इसको भी कंट्रोल करते हैं, इसके से ये यहाँ पर
और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंट्रोल कराता है। कंट्रोल करा रहा है मोबिलिटी को, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से फूड का डायरेक्शन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मूव होते जाता है। लेकिन अगर ये ऑर्डर सही ना मिलने की वजह से यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह गए, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होना था, रिलैक्स नहीं हो गए, जिसकी वजह से खाना आगे अनडाइजेस्टेड फूड सरक नहीं पाया और यहाँ पर जमना शुरू हुआ। ये जमने की वजह से ये फूलना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो ये जो होता है दिस इज नथिंग बट द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग और ड्यू टू द इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की, वो जो नर्व का है जो ऑर्डर दे रही थी उसमें इंजरी आ गई। दूसरा एक रीजन है कि आपके खाने में बिल्कुल ही फाइबर कम है, बहुत। आजकल हम लोग फाइबर, डाइजेस्टिव फाइबर का सोचते ही नहीं। देखिए डाइजेस्टिव फाइबर की वजह से और एक प्रॉपर क्वांटिटी का जो फ्लूइड होना, इनटेक फ्लूइड का, या फिर आप खा लेते हैं और एक जगह ही बैठे रहते, इनएक्टिविटी होती है, ये भी कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन में। एक चार्ट है जो कि जिसे हम कहते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट, यानी ये चार्ट हमको बिल्कुल आप अपना अपना एग्जामाइन कर सकते हैं कि हमारा डिफिकेटेड जो फीकल मैटर है वो किस टेक्सचर का है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर डिफिकेशन हो रहा है, अगर ऐसे स्टूल्स है जिसमें हार्ड लम्स है, सेपरेटेड है, एक सेपरेटेड लम्स दिख रहे, तो इसका मतलब है कि आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ये चार्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पर लंपी एंड सॉसेज लाइक अगर वहाँ पर डिफिकेट कर रहे तो वो फीकल मैटर ऐसा निकल रहा है, तो इसका मतलब आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत है। अगर इस स्ट्रक्चर में सॉसेज शेप्ड और क्रैकिंग सरफेस पर क्रैक्स दिखते हैं, तब आप इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर यहाँ पर इट लुक्स लाइक द स्मूथ एंड दिस लुक्स लाइक द स्मूथ एंड सॉफ्ट और स्नेक लाइक, तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम कर रहा है। अगर सॉफ्ट ब्लॉब्स और उसके अंदर क्लियर कट एजेस दिख रहे हैं, तब यहाँ मतलब है कि आपके फूड में फाइबर की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा फीकल मैटर बॉडी से बाहर निकल रहा है, डिफिकेट किया जा रहा है। अगर मशी कंसिस्टेंसी और रव्ड एजेस है, तो इसका मतलब आपको माइल्ड डायरिया है। अगर लिक्विड वाला है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई सॉलिड विशेष नहीं है, अगर लिक्विड फॉर्म में रिलीज किया जा रहा, इसका मतलब आपको सीवियर डायरिया है। तो ये चार्ट को कहते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ये इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम कर रही है या कॉन्स्टिपेशन सफर कर रही है या फाइबर की कमी है या आपको डायरिया का कुछ स्टेज से आप गुजर रहे हैं। देन कॉन्स्टिपेशन से बचने के तरीके, दीज आर द सम रेमेडीज। अब रेमेडीज में हमें कि पहले तो आपकी डाइट में रफेज होना चाहिए। व्हाट इज द रफेज? रफेज कहते हैं एक ऐसे फूड को जिसके अंदर इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स, देखो फाइबर्स है, ये ऐसे खाना है, ये ऐसा खाना है जिसे रफेज कहा जाता है। इनमें फाइबर्स होते हैं इनडाइजेस्टिव फाइबर्स, और देखो इनडाइजेस्टिव फाइबर का होना भी जरूरी है जो डाइजेस्ट नहीं होते, और यही रफेज उन फूड को, उन फीकल मैटर को बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, उसे रफेज कहते हैं। देन आपके डाइट में सफिशिएंट फ्लूइड्स चाहिए, फ्लूइड चाहिए डाइट में, यानी पानी तो है, उसके अलावा फ्रूट जूसेस है और कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ें लिक्विड फ्रूट्स डाइट होना चाहिए। रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होंगी और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से आप रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ डायरिया। व्हाट इज द डायरिया? डायरिया इज नथिंग बट द पासिंग ऑफ अ लूज वाटरी स्टूल, यानी बॉडी से सेमी सॉलिड स्टूल के निकलना चाहिए था, अगर वो उसके बजाय इंस्टेड ऑफ दैट अगर वाटरी स्टूल बॉडी से बाहर निकल रहा है मोर देन 3 times इन अ डे। देखो कॉन्स्टिपेशन में हफ्ते में एक बार डिफिकेट हो रहा था, यहाँ पर एक ही दिन में 3 या 3 से ज़्यादा अगर वाटर फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है। देखिए जनरली वाटर को रिएब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से फीकल मैटर सॉलिडिफाई हो जाता है सेमी सॉलिड में, लेकिन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए वाटर पूरा रिलीज होता है, तब ऐसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं।
अब क्या हो रहा है, बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिहाइड्रेटेड कंडीशन हो जाती है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो गया, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार कुछ सीवियर ऐसी भी होती है कि उनके साथ यानी स्टूल के साथ ब्लड भी रिलीज किया जाता है, नोजियाटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, कभी उल्टी आए जैसा लगता है, पेट फूला हुआ लगता है, स्वोलन लगता है, कभी कभार किसके कंडीशन के हिसाब से उसको कभी फीवर भी हमको उन पेशेंट में दिखना शुरू होता, और सीवियरिटी जैसी रहेंगी वैसे डिसऑर्डर्स उसका हमको देखने को मिलता है। कॉजेस ऑफ डायरिया, क्यों होता है डायरिया? डायरिया होने की वजह है, एक तो खाने से या पानी के साथ कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, या फिर सेकंड आपके स्टमक में या एलिमेंट्री कैनाल में अल्सर, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये अल्सर है जो कि यहाँ पर छोटा सा पंक्चरिंग लाइक जो कि स्टमक की वॉल में हुआ, जिसमें से ब्लड निकलना। देखो अल्सर हुआ तो आपके डिफिकेशन में ब्लड निकलना शुरू होता है। देन इन्फ्लेमेशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, IBS, कि डाइजेस्टिव बाउल सिस्टम आपका डाइजेशन का प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाता। नेक्स्ट डिसऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एज जॉन्डिस, जिसके अंदर आपके आंख और आपकी स्किन, आंख का पर्दा यानी एक लेयर होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, वो पीली हो जाती है और स्किन भी पीली हो जाती है, और प्लस आपके अनडाइजेस्टेड फूड का कलर येलो से व्हाइटिश हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स किसी में दिखते हैं, इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ जॉन्डिस। व्हाट इज द जॉन्डिस? जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज, दिस इज अ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइलोरुबिन, यानी बाइलोरुबिन का बनने का जो प्रोसेस है, जितनी क्वांटिटी में बनना था उससे कहीं ज़्यादा बन रहा है। चलिए बन रहा है और उसके बाद बनते ही बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। एक तो सही क्वांटिटी में बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा और सही क्वांटिटी में नहीं बन रहा। ये दो रीज़न होते हैं जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। होता क्या है, बहुत ज़्यादा RBC को ब्रेक करना शुरू कराया जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो जाकर देखी, RBC कुफर सेल के अंदर पहुंचाए जाते हैं 120 दिन के बाद, जहां उनको फोड़ दिया जाता, लाइटिक एक्टिविटी से हीमोग्लोबिन निकाला जाता। हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने के बाद वहां पर पिगमेंट निकलते जिसे हम कहते हैं बाइलोरुबिन। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ब्रेक प्रोसेस हो रहा है, एक्सेसिव ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक्सेसिव बाइलोरुबिन का सिक्रीशन हो रहा है, और एक्सेसिव जमते जमते गॉल ब्लैडर उसको फेंक नहीं पाता, जमना शुरू होता है, और वही इफेक्ट उसके बॉडी में उनको देखने को मिलता है। या कभी कभार वो इतना क्वांटिटी सीक्रेट होती है और डिओडिनम में यहाँ से वो रिलीज नहीं कर पाता, यहाँ कुछ तो भी होता है कॉमन डक्ट में जो ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे वो बाइल पिगमेंट, बाइलोरुबिन पिगमेंट्स निकल नहीं पाता। ये भी रीज़न है जिसके हमको सिम्टम्स दिखते हैं, येलोइंग ऑफ द कंजक्टिवा, देन स्किन एंड चेंज इन द व्हाइटिश स्टूल। स्टूल का कलर इसी की वजह से, अब जब जा रहा ही नहीं है तो स्टूल का कलर कहाँ से बनेगा, इसलिए वो व्हाइटिश हो जाते हैं। बाइलोरुबिन जो हेमोग्लोबिन के टूटने के बाद रिलीज होता है, बनता है, तो उसमें दो टाइप के बाइलोरुबिन मिलते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल बाइलोरुबिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। जैसे फैट सोल्यूबल को अनकंजुगेटेड एंड वाटर सोल्यूबल को कंजुगेटेड कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब दोनों में देखिए, ये जो फैट वाला है ये हमेशा अल्बुमिन नाम के प्रोटीन मॉलिक्यूल से जाकर बांधे जाता है, कंजुगेट करता है, यानी उसको बाइंड करता है, नॉट कंजुगेट, बाइंड करता है। ये हमेशा फैट सोल्यूबल रहेगा, और ये ब्रेन के अंदर एक बैरियर्स होते हैं, रुकावट होती है, ये उसको क्रॉस करता है, जिसकी वजह से इसका लेवल अगर बढ़ गया ये ब्रेन के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, डेंजरस होता है। लेकिन वहीं दूसरा टाइप वाला वाटर सोल्यूबल वाला जो बाइलोरुबिन है, वो बाइंड अल्बुमिन से नहीं करता, ये कंजुगेट करता है ग्लूकोरोनिक एसिड से। ओके, रिमेंबर वन नीड। और ये वाटर सोल्यूबल है, ऑलरेडी हमने कहा। ये बड़े आसानी से पानी में मिलने की वजह से यूरिन में रिलीज किया जाता, या अनडाइजेस्टेड फूड को कलर देकर बाहर निकाला जाता। सो दिस इज अ नॉन टॉक्सिक, दिस इज द गुड वन बाइलोरुबिन। बाइलोरुबिन जो फैट वाला है, अगर वो ब्रेन के बैरियर को, अब यहाँ देखिए ब्रेन के अंदर यहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं, जो कि ये देखिए एक बैरियर है जो ऊपर जाने नहीं देता बैरियर, ये बैरियर को से रोका नहीं जाता और ये ऊपर चला जाता, ब्रेन में चला जाता और ब्रेन सेल को नुकसान करता है। देन हेंस
द सीरम बाइलिरुबिन वैल्यूज जो कि हमेशा डायग्नोस किया जाता है ब्लड सैंपल निकल के कि सीरम में बाइलिरुबिन कितना है, ये चेक किया जाता है, इसलिए इट हैज द डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। जॉन्डिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवा नहीं है जॉन्डिस का, इसलिए जॉन्डिस का बस एक ही है सपोर्टिव केयर, उस पेशेंट की देखरेख करना, प्रॉपर टेस्ट करना और प्रॉपर रेस्ट करना, और यही सब कुछ है, इसके अलावा उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्रॉपर केयर करना और सही रेस्ट करना, बस दो ही सॉल्यूशन है जॉन्डिस से रिकवर होने के। देन द लास्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज वोमिटिंग। इस वीडियो में हमारा एक लास्ट कंसेप्ट है जिसमें हम देखने वाले वोमिटिंग। तो व्हाट इज द वोमिटिंग? वोमिटिंग एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एक्ट है जिसमें स्टमक में जो चीज़ें खाना है, यानी स्टमक के अंदर जो कंटेंट है उसको वहाँ से रिवर्स कर कर मुंह के रास्ते से बाहर फेंका जाता है, ये फेंकने को ही हम कहते हैं वोमिटिंग। तो जनरली यहाँ होता क्या है? जनरली यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम किया जा रहा है, पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाता है, सिग्नल्स आते हैं और ये पूरा प्रेशर अपने रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, स्पिंक्टर्स यहाँ के खुल जाते हैं और ये खाना स्क्वीज स्टमक को कराने से बाहर निकल जाता है, और इसी निकलने प्रोसेस को हम वोमिटिंग कहते हैं। अब ये वोमिटिंग को ऑर्डर कहाँ से आता है? रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का ऑर्डर आता है फ्रॉम अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर है, दैट सेंटर इट इज कॉल्ड एज अ सेंटर फॉर द वोमिटिंग। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के नर्व सेंटर, आप देखिए ये है ब्रेन का पार्ट, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा का वो रीजन जहाँ पर वोमिटिंग सेंटर है, यहाँ से जाता है। नॉन वाइटल है, हिकअपिंग है, छींकना है, हिचकी लगना है और उल्टी करना, ये नॉन वाइटल एक्टिविटीज जो यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, तो वोमिटिंग भी वहीं से कंट्रोल किया जाता है एंड इट इज अ नॉन वाइटल प्रोसेस। उसको अगर किसी ने अगर जिंदगी भर कभी उल्टी नहीं किया तो वो मर नहीं जाने वाले, इसलिए इसे नॉन वाइटल का। इट इज एसोसिएटेड विथ नॉजियाटिक फीलिंग। जब भी उसको उल्टी होनी है तो उल्टी होने से पहले उसकी फीलिंग्स में एक खट्टी डकार आना या मुंह में पानी आए जैसा लगना, एक इनिशियल फीलिंग्स होते हैं, हम कहते हैं नॉजियाटिक फीलिंग। एंड फाइनली ऑर्डर जब आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑल द कंटेंट ऑफ द स्टमक इज ये स्टमक के कंटेंट जो है यहाँ से इससे रिवर्स होकर बाहर निकल जाते हैं एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड एज द वोमिटिंग। सो ये हमारा इस वीडियो का यहाँ पर हमारा एंड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज चेक द सब्सक्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन बैंक रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए, अटेम्प्ट द MCQs क्विक टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।